स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो लीवरेज थ्योरम होगा। बहुत ही कठिन सा शब्द है जिसका स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट हमने लिखा है। जो आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट हमसे कहना क्या चाहता है। क्या है? इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक for all finite value of z and bounded, then function f of z is constant। ये पहला। और दूसरा क्या स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है? इफ फंक्शन f of z is entire function and then mod of f of z is less than m, then f of z is constant। दोनों स्टेटमेंट का कहना एक ही है। क्या है, आइए उसे समझते हैं। पहला बोलता है इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। किसी जेड प्लेन पे जो हमारा फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा और एंड बाउंडेड। बाउंडेड कहने का मतलब या मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन एम कहने का मतलब एक ही है। ये अपर लिमिट दिखा दिया है, ये लिख के दिया है कि बाउंडेड। और फिर इसमें भी बोल रहा है देन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट, इसमें भी बोल रहा है देन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। और रही बात एक एंटायर फंक्शन क्या होता है, एंटायर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। एंटायर फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जहाँ पूरे डोमेन में या कोई जेड प्लेन हो, उस पूरे प्लेन में अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसे हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। और जो हमारा एनालिटिक होता है वो किसी पॉइंट पे निर्देश करता है, प्रदर्शित करता है। और जो हमारा एंटायर फंक्शन अगर नाम आ गया तो समझ लो पूरे प्लेन पे या कि कोई कर्व हो, कोई डोमेन हो, उस पूरे डोमेन के अंदर जो हमारा फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। एंटायर फंक्शन कहने का मतलब ये है। तो आइए हम प्रूफ पे समझते हैं हमारा प्रूफ किस तरह से होगा। देन फंक्शन, और हमें फंक्शन को क्या दिखाना है कि वो कांस्टेंट है। तो पहले क्या करेंगे, प्रूफ। बोल रहा है इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। एक जेड प्लेन पे जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है, एनालिटिक है। हम जेड प्लेन पे आर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दोस्तों, और क्या बोलता है, बाउंडेड एंड बाउंडेड। बाउंडेड कहने का मतलब ये हो गया मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन एम। ये पहली कंडीशन है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस आर इक्वल टू एम, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। देन एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। तो दोस्तों, फंक्शन को हमें कांस्टेंट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल जेड प्लेन में दो पॉइंट मानेंगे, कहीं भी मान सकते हैं। तो वहाँ दो पॉइंट मान के दोनों का फंक्शनल वैल्यू एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, जिससे हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट माना जाएगा। तो हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं ए, और एक पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं बी। तो ये एक कोई क्लोज कर्व टाइप का बन गया है, नाम लेते हैं हम सी। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं काउची इंटीग्रल फार्मूला, जो होता था किसी क्लोज कर्व के अंदर यदि कोई पॉइंट है, लाइज करता है तो उसका जो फंक्शन वैल्यू होगा कुछ इस तरह से होगा, बाई काउची इंटीग्रल फार्मूला। काउची इंटीग्रल फार्मूला हमारा क्या होता था, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो इसमें एक पॉइंट और है, तो हमारा इसे इक्वेशन हम सेकंड बनाएंगे। तो हमारा एफ ऑफ बी हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए बी डी जेड।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों हमें दिखाना क्या है, यहीं पहले लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू दिखाना है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू हमें दिखाना है एफ ऑफ बी, तो इट मीन्स हमें ऐसा करना होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। तो हमारा जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू हमें प्राप्त है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी में एफ ऑफ ए घटाएंगे, तो फिर हमारा जो आएगा फिर उसे हल करेंगे। तो हमारा बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस बी डी जेड। फिर इक्वेशन सेकेंड से माइनस लग जाएगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ओके दोस्तों, अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या है, इंटीग्रेशन जो है सी के अबाउट है और डी जेड है, दोनों सेम है। तो हम जो कॉमन मिल रहा है बड़ी आसानी से कॉमन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड, कॉमन है। फिर क्या लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट में 1/z माइनस बी बचेगा, 1/z माइनस बी। फिर ये भी कॉमन है, इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड भी कॉमन हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, z माइनस ए माइनस का 1/z माइनस ए ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बाहर, ये डी जेड बचा है, डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा। तो हमारा बन जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड इन ब्रैकेट, इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा जेड माइनस ए, तो इसका जब यहाँ होगा तो माइनस का जेड माइनस बी डिवाइड बाई जेड माइनस बी एंड जेड माइनस ए ब्रैकेट बंद, देन डी जेड। ओके, ये हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए चल रहा है। जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जेड प्लस का ये जेड माइनस का कैंसिल होगा। तो ओवरऑल हमारा बचेगा क्या, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी, ये बन जाएगा हमारा बी माइनस ए, लिख लेते हैं बी माइनस ए, देन एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस बी देन जेड माइनस ए डी जेड। ये हमारा क्या बना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, तो दोस्तों हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसे कंटिन्यू करने के लिए इस स्टेटमेंट को मिटाएंगे। तो दोस्तों हमें प्रूफ ये करना है, यहाँ तक हम पहुँचे थे उसे हम से ऐसे ही उतार लिए। अब हमें प्राप्त है बाय इक्वेशन फर्स्ट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन एम। तो हमारा यहाँ क्या है, सिंपल एफ ऑफ जेड है, तो हम क्या करेंगे, हमें मॉड ऑफ जेड चाहिए, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड चाहिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। तो हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मॉड में इक्वल टू मॉड में 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट सी बी माइनस ए एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस बी देन जेड माइनस ए डी जेड मॉड। तो दोस्तों अभी इसके पहले हम जानते हैं क्या कि जब मॉड इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, ये जो इक्वल का साइन है वो इनइक्वलिटी लेस और इक्वल का साइन लग जाएगा। तो हम लिख लेंगे इस मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1/2 पाई, ये रियल है, इसमें अलग मॉड लगा लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट है आई,
यहाँ अलग मॉड लगा देंगे। इंटीग्रेशन अबाउट सी बी माइनस ए, तो मॉड में हो जाएगा बी माइनस ए एफ ऑफ जेड, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड मॉड में डिवाइड बाय, यहाँ भी मॉड लगा देंगे हमारा, तो जेड माइनस बी मॉड में हो जाएगा, फिर मॉड में जेड माइनस ए, देन मॉड ऑफ डी जेड। ओके, तो हमें प्राप्त क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस आर इक्वल टू एम। तो लेस आर इक्वल टू एम है, यहाँ भी लेस आर इक्वल टू एम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं m को। अगर ये इक्वल का साइन होता या फिर ग्रेटर आर इक्वल का साइन होता तो टेंशन की बात थी, पर यहाँ कोई भी टेंशन की बात नहीं है, लेस आर इक्वल टू है, यहाँ भी लेस आर इक्वल टू है, तो सिंपल हम मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की जगह पे m लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू 1/2 पाई आई, मॉड में आई मॉड में इंटीग्रेशन अबाउट सी, ये बी माइनस ए ऐसे ही लिख देते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ जेड की जगह हम कैपिटल एम लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड बाय मॉड ऑफ जेड माइनस बी एंड मॉड ऑफ जेड माइनस ए मॉड ऑफ डी जेड। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इस फिगर से देखेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये एक प्रकार का क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर जो है 0 है, रेडियस r है। तो हम लिख सकते हैं नाउ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल r। ओके, तो मॉड जब हटेगा तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r e पावर i थीटा। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, डी जेड की, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी जेड इक्वल हमारा बन जाएगा r रहेगा, e पावर आई थीटा का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e पावर आई थीटा बचेगा, आई थीटा का जब करेंगे तो सिर्फ आई बचेगा, फिर थीटा का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा सिंपल डी थीटा बन जाएगा। तो जब हम दोनों साइड मॉड लेंगे, क्योंकि हमें मॉड ऑफ डी जेड की ज़रूरत है, तो डी जेड मॉड ऑफ, तो हमारा आर है, ये रियल है, इसे हम अलग मॉड में लिखेंगे, आई को अलग मॉड में, ई पावर आई थीटा मॉड ऑफ देन मॉड ऑफ डी थीटा। ओके, अब आई मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1 होती है, ई पावर आई थीटा की, ई पावर आई थीटा का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, आइए यहाँ समझ लेते हैं। क्या होता है कि आई मॉड ऑफ आई को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 0 प्लस आई। ओके, और इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हमारा क्या बना 1। ई पावर आई थीटा का फिर देख लेते हैं 1 कैसे आता है। मॉड ऑफ ई पावर आई थीटा को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तब जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमारा क्या बन गया 1। तो अब तो आई होप ये आप लोग समझ लिए होंगे, तो इसे मिटा देते हैं। जहाँ मॉड ऑफ आई है वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ मॉड ऑफ आई थीटा है वहाँ भी 1 लिखेंगे, तो हमारा डी जेड क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ डी जेड इक्वल टू आर एक रियल नंबर है, तो उस पर मान लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो आर डी थीटा भी रियल नंबर है, आर डी थीटा, तो हमारा डी जेड की वैल्यू आई आर डी थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसी लाइन में हम एक और काम करेंगे, ये जो मॉड है इसके अंदर ले जाएंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं है, हमें क्या प्राप्त है, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू। तो जब इसे हम मॉड के अंदर ले जाएंगे तो हमारा आर रख सकते हैं, तो इसे हम कुछ इस तरह से मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 पाई रियल नंबर है इसलिए मॉड में लिखें या न लिखें, मॉड ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई 1, इंटीग्रेशन अबाउट सी बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए एम डिवाइड बाई, जब इस यहाँ मॉड को अंदर लेंगे तो हमारा मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ ए डी जेड की वैल्यू में प्राप्त है क्या है आर डी थीटा। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आया, तो b माइनस ए एम जो है कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ b माइनस ए एम बाहर हो गया, इंटीग्रेशन अबाउट c, मॉड ऑफ z की जगह हम क्या लिख सकते हैं r, यहाँ से तो ये r ऊपर लिखेंगे तो हमारा बन जाए r डिवाइड बाई मॉड ऑफ z की जगह हमारा r हो गया माइनस मॉड ऑफ b एंड r माइनस मॉड ऑफ a देन d थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो दिया है, क्या दिया है, हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें था कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि पूरे जेड प्लेन पे जो हमारा फंक्शन होगा वो कांस्टेंट दिखाना है, पर हम जो रेडियस लिए थे इस सर्कल में वो आर रेडियस लिए थे, तो दोस्तों जो हमारा प्रूफ बनेगा वो सिर्फ इस सर्कल में ही जो हमारा फंक्शन होगा कांस्टेंट माना जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, r टेंड टू इनफाइनाइट लिखेंगे। इनफाइनाइट लिखने से क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन होगा वो पूरे इस जेड प्लेन में कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे r, तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ r टेंड टू इनफाइनाइट, देन r टेंड टू इनफाइनाइट लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई, 2 पाई मॉड ऑफ बी माइनस ए कैपिटल एम इंटीग्रेशन अबाउट सी। r टेंड टू इनफाइनाइट जब हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम लिमिट का प्रयोग करेंगे, लिमिट r टेंड टू इनफाइनाइट। और लिमिट हल करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या है r, सिंपल इसमें r कॉमन करेंगे, r कॉमन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ b डिवाइड बाई r, फिर जब हम यहाँ से r कॉमन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ a डिवाइड बाई r देन d थीटा। ओके, अब इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए दोस्तों हम थोड़ा यहाँ मिटाएंगे, तो दोस्तों ये वाला इक्वेशन हम यहाँ लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, r कॉमन किए हुए हैं दोनों में, यहाँ से r कॉमन किए थे इस इक्वेशन में और वही ये यहाँ लिख दिए हैं, तो हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये r से कैंसिल हो जाएगा, r टेंड टू जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारा बनेगा मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस आर इक्वल टू बी माइनस ए कैपिटल एम डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन अबाउट सी। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब r टेंड टू इनफाइनाइट रखेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा r है, तो जब ऊपर जाएगा तो ओवरऑल बचेगा सिर्फ 0 देन d थीटा। ओके, जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा पूरा ओवरऑल क्या बन जाएगा 0 मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस आर इक्वल टू 0। तो दोस्तों मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस आर इक्वल क्या है 0 है, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी मॉड 0 से छोटा या बराबर हो नहीं सकता। इट मीन्स इसके लिए
जो हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा वो ज़रूर 0 के बराबर होगा। यदि अगर ये 0 के बराबर है तो ही हमारा मैग्नीट्यूड जो है 0 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। हमें दोस्तों यही प्रूफ करना था। देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। तो दोस्तों हमारा जो प्रूफ है वो आ गया कि एफ ऑफ जेड जो है कांस्टेंट हो गया। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं हमने ओवरऑल इस प्रूफ में किया क्या, ल्यूविल्स थ्योरम कहना क्या चाहता था, उसके अकॉर्डिंग हमने किया क्या। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने अच्छे से पढ़ा। स्टेटमेंट में पढ़ते ही हमें पता चला कि कोई फंक्शन है जो कि इंटायर फंक्शन है जेड प्लेन पे, और क्या था वो कि बाउंडेड था। तो हमें प्रूफ ये करना था कि जो हमारा फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। प्रूफ में हमने काउची इंटीग्रल फार्मूले का सिंपल उपयोग किया। उपयोग करते ही उसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को हल करते गया। फिर लास्ट में जो हमारा प्रूफ था वो प्रूफ बन गया कि एफ ऑफ जेड जो है कांस्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।